मित्रों, हम बात कर रहे हैं जिम कॉर्बेट की बुक द चंपावत मैन ईटर के बारे में। उस बाघिन के बारे में जिसने 400 से ज्यादा लोगों को अपना निवाला बनाया था। मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि गांव के लोग उस आदमखोर बाघिन से इतने डरे हुए थे कि जिम कॉर्बेट का उस आदमखोर बाघिन को मारने में कोई भी मदद करने से मना कर देते थे। तब जिम कॉर्बेट ने गांव वालों का विश्वास जीतने के लिए घोड़ों का शिकार करने के बारे में बताया। घोड़ल जंगल में रहने वाली एक प्रकार की बकरी होती है। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि यहाँ जंगल में घोड़ल कहाँ रहती है। तब गांव वालों ने बताया कि गांव के नजदीक पहाड़ी पर बहुत घोड़ल हैं। तब जिम कॉर्बेट ने उन गांव वालों से बोला कि आप लोग जितना बता रहे हैं, अगर सच में उतना ही घोड़ल मिली तो अपने लिए एक के अलावा गांव वालों के लिए 2 और घोड़ल ले आएंगे। तब जंगल में कॉर्बेट ने 3 घोड़ल का शिकार किया। पीछे की कहानी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अब आगे की कहानी यानी भाग 2 शुरू करते हैं। जिम कॉर्बेट कहते हैं, शिकार की कहानियां जैसा कि सब जानते हैं दोहराने पर कभी कम नहीं होती। और जब घोड़ल की खाल उतारी जा रही थी और उन्हें बांटा जा रहा था तो मेरे साथ आए तीनों आदमियों ने अपनी कल्पना को पूरी छूट दे दी थी। जहां मैं खुले में बैठकर नाश्ता कर रहा था, वहां से मैं इकट्ठा भीड़ की हैरानी भरी आवाजें सुन सकता था। जब उन्हें बताया गया कि घोड़ल को 1 मील से ज्यादा की दूरी से गोली मारी गई थी और इस्तेमाल की गई जादुई गोलियों ने न केवल जानवरों को इस तरह मारा था बल्कि उन्हें साहब के पैरों तक खींच लाई थी। दोपहर के खाने के बाद मुखिया ने मुझसे पूछा कि मैं कहां जाना चाहता हूं और मैं अपने साथ कितने आदमी ले जाना चाहता हूं। मेरे चारों ओर जमा उत्सुक भीड़ में से मैंने अपने पिछले 2 साथियों को चुना और उन्हें गाइड के तौर पर लेकर पिछली इंसानी त्रासदी की जगह देखने निकल पड़ा। हमारे पहाड़ों के लोग हिंदू हैं और अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करते हैं। और जब उनमें से किसी को आदमखोर जानवर मार डालता है तो रिश्तेदारों की जिम्मेदारी होती है कि वे अंतिम संस्कार के लिए शरीर का कुछ हिस्सा वापस लाए, भले ही वह सिर्फ हड्डी के कुछ टुकड़े ही क्यों न हो। उस महिला के मामले में अंतिम संस्कार अभी होना बाकी था और जब हम निकले तो रिश्तेदारों ने हमसे अनुरोध किया कि हमें शरीर का जो भी हिस्सा मिले उसे वापस ले आए। बचपन से ही मुझे जंगल के संकेतों को पढ़ने और समझने का शौक रहा है। इस मामले में मेरे पास उन चश्मदीदों का बयान था जो उस समय मौजूद थे जब महिला को मारा गया था। लेकिन चश्मदीद हमेशा भरोसेमंद नहीं होते, जबकि जंगल के संकेत जो कुछ भी हुआ है उसका सच्चा रिकॉर्ड होते हैं। मौके पर पहुंचने पर जमीन पर एक नजर डालने से मुझे पता चला कि वह सिर्फ एक ही रास्ते से पेड़ के पास आ सकती थी, बिना देखे, और वह रास्ता नाले से होकर था। पेड़ से 100 गज नीचे नाले में घुसकर और ऊपर की ओर बढ़ते हुए मुझे 2 बड़ी चट्टानों के बीच छानी हुई बारीक मिट्टी में एक बाघिन के पंजों के निशान मिले। ये पंजों के निशान दिखाते थे कि जानवर एक बाघिन थी जो अपनी जवानी पार कर चुकी थी।
नाले में और ऊपर पेड़ से लगभग 10 गज की दूरी पर बाघिन एक चट्टान के पीछे लेटी हुई थी। शायद महिला के पेड़ से नीचे उतरने का इंतजार कर रही थी। महिला ने सबसे पहले अपनी जरूरत के सारे पत्ते काट लिए और जब वह लगभग 2 इंच व्यास की एक डाल से नीचे उतर रही थी तो बाघिन चुपके से आगे बढ़ी और अपने पिछले पैरों पर खड़ी होकर महिला को पैर से पकड़कर नाले में खींच लिया। डाल पर उस बेबसी के निशान थे जिससे उस बदनसीब औरत ने उसे पकड़ा था, क्योंकि डाल की खुरदरी ओक की छाल पर जहां से डाल और आखिरकार पत्ते उसके हाथ से फिसल गए थे, उसकी हथेलियों और उंगलियों से फटे हुई त्वचा के रेशे चिपके हुए थे। जहां बाघिन ने महिला को मारा था वहां संघर्ष के निशान और सूखे खून का एक बड़ा धब्बा था। यहां से खून का निशान अब सूखा हुआ लेकिन साफ दिखाई दे रहा था। जहां से खून का निशान नाले से बाहर निकला था वहां से उसका पीछा करते हुए हमें झाड़ियों में वह जगह मिली जहां बाघिन ने अपने शिकार को खाया था। यह एक आम धारणा है कि आदमखोर जानवर इंसानी शिकार का सिर, हाथ और पैर नहीं खाते हैं। यह गलत है। आदमखोर जानवर अगर उन्हें परेशान न किया जाए तो खून से सने कपड़ों समेत सब कुछ खा जाते हैं, जैसा कि मैंने एक बार देखा था। हालांकि वह एक दूसरी कहानी है, वह किसी और समय बताई जाएगी। इस मौके पर हमें उस औरत के कपड़े और हड्डी के कुछ टुकड़े मिले जिन्हें हमने उस साफ कपड़े में लपेट दिया जो हम इसी काम के लिए लाए थे। ये अवशेष बहुत कम थे लेकिन ये दाह संस्कार के लिए काफी थे। चाय के बाद मैं एक और दुखद घटना वाली जगह पर गया। मुख्य गांव के पब्लिक रोड से अलग कुछ एकड़ की एक छोटी सी जमीन थी। इस जमीन के मालिक ने सड़क के ठीक ऊपर पहाड़ी पर एक झोपड़ी बनाई थी। उस आदमी की पत्नी और उसके 2 बच्चों, एक लड़का और एक लड़की, जिनकी उम्र क्रमशः 4 और 6 साल थी, वह 2 बहनों में छोटी थी। ये दोनों बहनें एक दिन झोपड़ी के ऊपर पहाड़ी पर घास काट रही थी। तभी अचानक बाघिन आ गई और बड़ी बहन को उठा ले गई। छोटी बहन 100 गज तक बाघिन के पीछे भागी। वो अपनी दराती लहराते हुए और बाघिन पर चिल्ला रही थी कि उसकी बहन को छोड़ दे और उसे ले जाए। बहादुरी का यह अविश्वसनीय काम मुख्य गांव के लोगों ने देखा। मरी हुई औरत को 100 गज तक ले जाने के बाद बाघिन ने उसे नीचे रख दिया और उसका पीछा करने वाली औरत पर हमला कर दिया। जोर से दहाड़ते हुए वह बहादुर औरत पर कूदी जो मुड़कर पहाड़ी से नीचे भागी, सड़क पार करके गांव में पहुंच गई। जाहिर है लोगों को यह बताने के इरादे से कि उन्होंने बिना उसकी जानकारी के पहले ही क्या देख लिया है। उस समय औरत की अटपटी आवाजों को सांस फूलने और डर और घबराहट का नतीजा माना गया और जब तक बचाव दल जो पूरी तेजी से निकला था नाकाम होकर वापस नहीं लौटा, तब तक यह पता नहीं चला कि औरत की बोलने की शक्ति चली गई थी। मुझे यह कहानी गांव में बताई गई और जब मैं 2 कमरों वाली झोपड़ी के रास्ते पर चढ़ा जहां वह औरत कपड़े धो रही थी, तब उसे 12 महीने से गूंगापन था। उसकी आंखों में थोड़ी परेशानी के अलावा वह गूंगी औरत बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी।
और जब मैं उससे बात करने और उसे यह बताने के लिए रुका कि मैं उस बाघ को मारने आया हूं जिसने उसकी बहन को मारा था, तो उसने अपने हाथ जोड़े और झुक कर मेरे पैर छुए। यह सच है, मैं उस आदमखोर बाघ को मारने के पक्के इरादे से आया था, लेकिन एक ऐसे जानवर के साथ जिसकी यह बदनामी थी कि वह एक ही जगह पर 2 बार शिकार नहीं करता, कभी अपने शिकार के पास वापस नहीं आता, और जिसका इलाका कोई 100 वर्ग मील में फैला हुआ था। मेरे मकसद में कामयाब होने का चांस उतना ही था जितना 2 भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। मैंने नैनीताल में बहुत सारे प्लान बना लिए थे। एक मैंने पहले ही आजमा लिया था और बाकी प्लान अब जब मैं जमीन पर था तो वे भी उतने ही बेकार लग रहे थे। इसके अलावा ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं सलाह ले सकूं, क्योंकि यह कुमाऊं में पहला आदमखोर बाघ था जिसके बारे में कभी सुना गया था, और फिर कुछ तो करना ही था। इसलिए अगले 3 दिनों तक मैं सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक जंगलों में घूमता रहा। उन सभी जगहों पर गया जहां गांव वालों ने मुझे बताया था कि बाघिन को देखने का चांस है। मैं यहाँ अपनी कहानी को कुछ मिनटों के लिए रोकना चाहूंगा ताकि पहाड़ों में फैली एक अफवाह का खंडन कर सकूं कि इस मौके पर और बाद के कई मौकों पर मैंने एक पहाड़ी औरत के कपड़े पहने और जंगल में जाकर आदमखोरों को अपनी तरफ खींचा और उन्हें दराती या कुल्हाड़ी से मार डाला। मैंने कपड़ों में बदलाव के मामले में जो भी कुछ किया है वह यह है कि एक साड़ी उधार लेकर उसे अपने चारों ओर लपेट कर घास काटी, पेड़ों पर चढ़कर पत्ते काटे, और किसी भी मामले में यह तरीका सफल साबित नहीं हुआ। हालांकि मेरी जानकारी के अनुसार 2 मौकों पर आदमखोर ने उस पेड़ का पीछा किया जिस पर मैं था। एक बार एक चट्टान के पीछे और दूसरी बार एक गिरे हुए पेड़ के पीछे छिपकर, और मुझे उस पर गोली चलाने का कोई मौका नहीं मिला। आगे चूंकि अब ऐसा लग रहा था कि बाघिन इस इलाके को छोड़कर चली गई है, इसलिए मैंने पाली के लोगों के बहुत दुख के बावजूद पाली से 15 मील पूरब चंपावत जाने का फैसला किया। जल्दी शुरुआत करके मैंने धूना घाट में नाश्ता किया और सूर्यास्त तक चंपावत की यात्रा पूरी की। इस इलाके की सड़कें बहुत असुरक्षित मानी जाती थी और लोग केवल बड़े समूहों में ही एक गांव से दूसरे गांव या बाजारों में जाते थे। धूना घाट छोड़ने के बाद मेरे 8 लोगों के समूह में सड़क के किनारे के गांवों के लोग भी शामिल हो गए और हम 30 लोगों के एक मजबूत समूह के साथ चंपावत पहुंचे। मेरे साथ शामिल हुए कुछ लोग उन 20 लोगों के समूह में थे जो 2 महीने पहले चंपावत गए थे, और उन्होंने मुझे यह बहुत दुखद कहानी सुनाई। चंपावत से कुछ मील पहले सड़क पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से के साथ साथ चलती है, जो घाटी के समानांतर और लगभग 50 गज ऊपर है। 2 महीने पहले हम 20 लोगों का एक समूह चंपावत के बाजार जा रहा था, और जब हम दोपहर के आसपास सड़क के इस हिस्से से गुजर रहे थे तो नीचे घाटी से एक इंसान की दर्द भरी चीखें सुनकर हम चौंक गए। सड़क के किनारे
एक साथ इकट्ठा होकर हम डर के मारे कांप रहे थे, क्योंकि ये चीखें करीब आती जा रही थी और जल्द ही एक बाघ दिखाई दिया जो एक नग्न औरत को ले जा रहा था। औरत के बाल बाघ के एक तरफ जमीन पर फैले हुए थे और उसके पैर दूसरी तरफ थे। बाघ ने उसे कमर से पकड़ा हुआ था और वह अपना सीना पीट रही थी और बारी बारी से भगवान और इंसानों से मदद के लिए पुकार कर रही थी। 50 गज दूर और हमारी साफ नजर के सामने से बाघ अपने शिकार को लेकर गुजरा और जब दूर से चीखें बंद हो गई तो हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। मैंने उनसे पूछा, तुम 20 लोगों ने कुछ नहीं किया? तो उनका जवाब था, साहब हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हम डरे हुए थे, और जब इंसान डरे हुए होते हैं तो वे क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हम बाघ को गुस्सा दिलाए बिना और खुद पर मुसीबत लाए बिना औरत को बचा भी लेते तो भी औरत का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वह खून से लथपथ थी और पक्का अपने जख्मों से मर ही जाती। बाद में मुझे पता चला कि वह महिला चंपावत के पास के एक गांव की रहने वाली थी और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते समय बाघ उसे उठा ले गया था। उसके साथ ही गांव वापस भाग गए और शोर मचाया, और जैसे ही एक बचाव दल शुरू होने वाला था वे 20 डरे हुए आदमी आ गए, क्योंकि उन लोगों को पता था कि बाघ अपने शिकार को लेकर किस दिशा में गया है। जब हम औरत को बचाने के लिए निकले तो हम 50 या 60 लोग थे और दल के कई लोगों के पास बंदूकें थी। वह चंपावत में कुछ जरूरी काम से गए थे और कहा था कि शाम को बंगले में लौट आएंगे। रात में मेरे साथ रुकेंगे। मेरे गाइड अच्छे चलने वाले थे और क्योंकि रास्ता ज्यादातर नीचे की ओर था, हमने 10 मील का सफर रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया। गांव पहुंचने पर मुझे एक मवेशी खाने में ले जाया गया, जहां मुझे एक हफ्ते का बछड़ा मिला जिसे एक तेंदुए ने मार डाला था और आधा खा भी लिया था। तेंदुए को गोली मारने का समय या मन नहीं था। मैंने अपने गाइडों को इनाम दिया और बंगले की ओर वापस लौट आया। यहां मैंने देखा कि तहसीलदार अभी तक नहीं लौटे थे और क्योंकि अभी भी 1 घंटा या उससे ज्यादा दिन की रोशनी बची थी, मैं बंगले के चौकीदार के साथ उस जगह को देखने गया जहां उसने बताया था कि एक बाघ पानी पीने आता है। यह जगह मुझे उस झरने का ऊपरी हिस्सा लगी जिससे बगीचे को सिंचाई का पानी मिलता था। झरने के चारों ओर की नरम मिट्टी पर कोई दिन पुराने बाघ के पंजों के निशान थे, लेकिन ये निशान उन पंजों के निशानों से बिल्कुल अलग थे जिन्हें मैंने पाली गांव की उस औरत को मारे जाने वाली खाई में देखा था और ध्यान से जांच की थी। बंगले में लौटने पर मैंने देखा कि तहसीलदार वापस आ गए थे और जब हम बरामदे में बैठे थे तो मैंने उन्हें अपने दिन का अनुभव बताया। मुझे इतनी दूर बेकार में जाना पड़ा, इस पर अफसोस जताते हुए वह उठे और कहा, तुम्हें बहुत दूर जाना है, इसलिए उन्हें तुरंत निकलना होगा। इस बात से मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उस दिन उन्होंने 2 बार कहा था कि वह रात मेरे साथ बिताएंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह रात में रुकेंगे या नहीं, बल्कि
उस जोखिम की चिंता थी जो वह उठा रहे थे। हालांकि उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। जब वह बरामदे से अंधेरी रात में बाहर निकले, उनके पीछे सिर्फ एक आदमी था जिसके हाथ में एक धुआं देने वाली लालटेन थी, जिससे बस हल्की सी रोशनी आ रही थी। और वह ऐसी जगह पर 4 मील पैदल चलने वाले थे जहां लोग दिन में भी बड़े समूहों में चलते थे। तो मैंने एक बहुत बहादुर आदमी को सलाम किया। उन्हें आंखों से ओझल होते हुए देखने के बाद मैं मुड़ा और बंगले में घुस गया। मेरे पास उस बंगले की एक कहानी है, लेकिन मैं उसे यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि यह जंगल की कहानियों की किताब है और प्रकृति के नियमों से परे कहानियां ऐसी कहानियों के साथ अच्छी नहीं लगती। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जिम कॉर्बेट को भूतिया एहसास हुए थे, जिस कारण जिम कॉर्बेट डर गए थे। वह एक हॉन्टेड प्लेस था। मित्रों, इस भाग को यहीं क्लोज करते हैं। आगे की कहानी अगले भाग में।